Hello everyone, welcome to the class of English. So this is our sixth poem and we are going to start it, and the poem is Amanda, written by Robin Klein. Earlier we have completed our 5 poems and this is now your sixth poem, Amanda. So as the very name suggests that Amanda can be the name of a person or a place or a thing. So let's see what it is. So first of all, let's have some introduction about our writer Robin Klein. सो ही इज़ ही इज़ अ शॉर्ट बायोग्राफर, यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ लिखती रहती हैं. शी इज़ ओके. सो हर फुल नेम इज़ रॉबिन मैक मॉक क्लेन. शी इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ द बुक्स फॉर चिल्ड्रन, यानी कि ये बच्चों के लिए किताबें लिखती रहती हैं. शी वॉज बॉर्न ऑन 28 फैब 1936. 28 फैब को 1936 में पैदा हुई थी. कहाँ पे? न्यू साउथ वेल्स में. और अब वो कहाँ रहती हैं? मेलबोर्न में रहती हैं. शी हैड हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पब्लिश्ड एट द एज ऑफ 16. तो 16 साल की एज में उसने अपनी पहली कहानी लिख दी थी, छोटी कहानी लिखी थी. सेवरल ऑफ हर बुक्स हैव बीन लिस्टेड फॉर CBCA चिल्ड्रंस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि इतनी अच्छी उनकी कहानियाँ हैं कि उनको CBCA चिल्ड्रन अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था. हिटिंग एलिजन, Ashley halfway across the galaxy, turn left and boss of the pole. These are some of her famous writings. यानी कि उनकी कुछ अच्छी वाली कहानियाँ हैं. ठीक है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पोएम अमेंडा की, क्योंकि ये भी बच्चों की, चिल्ड्रन की कहानी है. और जो हमने अपने राइटर के बारे में पढ़ा है वो भी बच्चों की ही राइटर है, तो इसीलिए उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं. तो देखते हैं हमारे इस पोएम में वो क्या कहानी बताना चाहती है, कौन सी छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हैं. एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही शी इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. ये बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि हर बच्चा फील करता है कि उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है ना. उसको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना. यानी कि फ्रीडम ऑफ एवरी चाइल्ड इज़ कर्टेल्ड. हर बच्चे की फ्रीडम रोक दी जाती है. कौन रोकते हैं? पेरेंट्स. ऐसा नहीं कि उन्हें अच्छा लगता है ये सब करना, लेकिन बेटा क्योंकि पेरेंट्स आर योर वेल विशर्स, दैट्स वाई दे वॉन्ट यू टू बी just a good man in society. That's why they always want to give you the instructions so that you can become a very good person when you grow up. So in this way the parents all the time instruct, they want to control the life of their children just to make them a very good person in the society. But children feels, वो जो बच्चे हैं ना, but the children feel that it is the nagging, ये एक टोका टाकी है, and it is a constraint over their freedom, और ये उनकी फ्रीडम पे ही बंधन है. ठीक है. कर्टेल कर देता है, सीमित कर देता है उनकी फ्रीडम को माँ बाप की टोका टाकी जो होती है. ठीक है. सो इस पोएम में भी ऐसा ही होता है. इन दिस पोएम द पोएट रॉबिन क्लीन एक्सप्रेसेस द व्यूज ऑफ अ स्मॉल गर्ल अमेंडा. इस पोएम में जो हमारे जो पोएट है रॉबिन क्लेन, वो बताते हैं किस तरह से एक छोटी लड़की अमेंडा वो यही सोचती है अबाउट द लिबर्टी इन लाइफ, कि जिंदगी में लिबर्टी होनी चाहिए. हाउ डज द गर्ल रिएक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अपॉन हर बाय हर पेरेंट्स इज वेरी इंस्ट्रक्शन. सो किस तरह से लड़की रिएक्ट करती है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए कितनी सारी इंस्ट्रक्शन इम्पोज कर रहे हैं. ये बड़े इंटरेस्टिंग वे से दिखाया गया है. ठीक है. सो सबसे पहले हम देखते हैं अमेंडा पोएम में एक्सप्लेनेशन. हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. अमेंडा अपने नाखून मत काटो. सो प्लीज पे अटेंशन दैट आफ्टर अमेंडा वी सी sign of exclamatory. So why this sign is used we will tell you later, because here the thinking of a mother is shown, because the mother is so much worried at the condition of the girl. That's why Amanda is written. These are the words. ठीक है. जस्ट आस्क बाय अ मदर, एक मदर इन वर्ड्स को आस्क कर रही है, इसीलिए क्या है ये अमेंडा लिखा हुआ है. अमेंडा के बाद एक्सक्लेमेटरी है. तो वो कहती है अमेंडा अपने नाखून मत चबाओ. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधे मत उचकाओ अमेंडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग अमेंडा, ऐसी झुक के मत बैठो. एंड सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे बैठो अमेंडा. ठीक है. ये सब बातें तो मदर बोलती है, उसका जो वेल विशर है वो बोल रहे हैं. हर बच्चे के वेल विशर ऐसे करते हैं, नाखून मत चबाओ, गंदे मत रहो. ठीक है. अपने कपड़े साफ रखो, अपना रूम साफ रखो, किताबें ठीक से रखो. मतलब हर कोई चाहता है कि आप प्रॉपर वे से रहे. लेकिन अब जैसे ये ब्रैकेट शुरू हो रही है तो इसमें भी कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट में.
तो ये मदर के वर्ड्स नहीं हैं, जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है दीज आर द वर्ड्स थॉट बाय अमेंडा। उस अमेंडा लड़की जो भी सोच रही है अपने दिमाग में, ये सिर्फ उसकी सोच है, उसकी इमेजिनेशन है। दीज आर नॉट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, बट दिस इज द थिंकिंग ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अमेंडा। ठीक है, हर बच्चा ऐसे ही सोचता है कि भाई चलो ये तो ऐसा सोच रही है, आप लोग भी सोचते होंगे कि पता नहीं हमारे पेरेंट्स हर बार क्यों टोका टाकी करते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें क्या समझ नहीं है, हम क्या अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकते। आप भी ऐसे ही सोचते हो, लेकिन बेटा दे आर योर वेल विशर, और आपको समझना पड़ेगा कि वो जो कहेंगे आपके भले के लिए कहते हैं। हाँ, इतना तो मैं मानती हूँ कि ज़्यादा टोका टाकी तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो इंस्ट्रक्शन देना बनता है। क्यों? क्योंकि आपको भी समझ नहीं है। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस दे वांट यू टू बिकम अ वेरी गुड सिटीजन। ठीक है, तो अमेंडा क्या सोचती है जब इतनी सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं? देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी, कि एक बड़ा शांत सा हरा समुद्र हो। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ पे एक निवासी हो, सिर्फ एक वहाँ पे कोई रहता हो। वो कौन? वो मैं रहती हूँ। ठीक है, अ मरमेड, मैं एक जल परी के रूप में रहती होनी चाहिए वहाँ पे समुद्र में। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं क्या करूँगी वहाँ पे खुशी से तैरती रहूँगी पूरा दिन इधर उधर। ठीक है, चलिए लेट्स हैव सम वर्ड मीनिंग्स। हंच, हंच का मतलब बैंड, झुकाना। स्लाउचिंग, सिटिंग इन ए लेजी वे, एक लेजी तरीके से बैठे रहना। लैंग्वेड, लैंग्वेड का मतलब रिलैक्स्ड, पीसफुल। एमराल्ड, एमराल्ड का मतलब ग्रीन कलर, ये एक तरह का आपका बड़ा ही प्रीशियस स्टोन होता है, कीमती पत्थर होता है। जैसे पन्ना होता है, मूंगा होता है, मोती होता है, उसी तरह से एमराल्ड भी होता है, बहुत उसका हरा रंग होता है। ठीक है, तो उसकी तुलना हमने इस समुद्र से की है, इस सी से की है। इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट कौन होते हैं? वहाँ के निवासी होते हैं। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब कैरिड स्लोली बाय द वाटर, यानी कि धीरे धीरे तैरते रहना। ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। तो एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोइट इज डिस्क्राइबिंग अमेंडा, हमारा जो पोइट है वो अमेंडा को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि एक छोटी सी लड़की है। हु इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर, जिसको उसकी माँ हमेशा टोका टाकी करती रहती है उसकी गलतियों के लिए। बट नाउ शी इमेजिन्स, नाउ अमेंडा इमेजिन्स हर लाइफ टू बी, अपनी ज़िंदगी को जैसे जीना चाहती है वैसे इमेजिन करती है। द पोएट सेज दैट द मदर इज पॉइंटिंग आउट अमेंडा फॉर बाइटिंग नेल्स। ठीक है, पोएट कहती है कि उसकी अमेंडा की जो माँ है वो पॉइंट आउट करती रहती है, वो हमेशा टोका टाकी करती रहती है अमेंडा को कि तुम अपने नाखून मत चबाया करो। ठीक है, विच इज़ बैड हैबिट, क्यों? क्योंकि बुरी आदत है ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट और दूसरी बात, शी आस्क हर टू सिट स्ट्रेट विदाउट बैंडिंग हर शोल्डर्स, वो उसको कहती है कि तुम हमेशा सीधा बैठा करो, अपने कंधे मत झुकाया करो। Amanda, who has habit of bending her shoulders and sitting lazily, is being pointed out because her mother wants her to sit in a right posture. ठीक है, अमेंडा की आदत है झुक के बैठना, अपने कंधों को झुका के बैठना, हमेशा लेजी वे में बैठे रहना, अपनी कमर झुका के बैठना। तो इसको उसकी माँ पॉइंट आउट करती है, टोका टाकी करती है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ चाहती है कि अमेंडा राइट पोस्चर में बैठे। क्यों बैठे? ताकि उसकी कमर बिल्कुल सीधी बन जाए, टाइम से पहले उसके कंधे ना झुके। At this point of time, when she is being scolded by her mother, she imagines herself to be in a deep green sea. और इस समय जब जब उसकी माँ उसको डांट रही है, तो अमेंडा अमेंडा इमेजिन कर रही है कि जैसे मैं एक हरे समुद्र में हूँ। वो कहती है कि मैं वहाँ पे उस ब्यूटीफुल ग्रीन सी में वहाँ पे रहना चाहती हूँ, वहाँ का निवासी बन के रहना चाहती हूँ। शी इमेजिन्स हरसेल्फ लाइक अ मरमेड, एक मरमेड की तरह जीना चाहती है, एक जलपरी की तरह जीना चाहती है ये, है ना। हु इज़ अलोन देयर, जो कि वहाँ पे अकेली रहती है। एंड लीड्स हर लाइफ इन ए वेरी रिलैक्सिंग वे, और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल आराम से जीना चाहती है। शी सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी कैरिड अवे बाय द करंट ऑफ द वाटर, वो ये कहती है कि वो चाहती है पानी के बहाव के साथ साथ बहना, यानी कि पूरा दिन मरमेड की तरह तैरते रहना चाहती है। एंड फील द रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट देयर, और वहाँ का जो रिलैक्स करने वाला एनवायरनमेंट है उसको भी वो फील करना चाहती है। कौन? अमेंडा। चलिए लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं, यानी कि कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है यहाँ पे। ठीक है, एनाफोरा सबसे पहले, और एनाफोरा के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और 3 लाइन्स, यानी कि लगातार 2 या 3 लाइनों में जो पहला अक्षर है उसी से स्टार्ट होनी चाहिए 2 या 3 लाइनें। जैसे डोंट बाइट से हमारी एक लाइन शुरू हो रही है, फिर उससे अगली लाइन भी डोंट हॉन्च से शुरू हो रही है। सो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस हुई हमारी? एनाफोरा हो गई। ओके, नेक्स्ट है एशोनेंस। एशोनेंस भी पहले बता रखा है मैंने कि वॉवल साउंड की रिपीटेशन होनी चाहिए।
but it's not necessary that it should be at the initial position. It can be everywhere, in the beginning, in the mid or at the end also. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ओ साउंड है, डोंट में ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है, योर में ये सेकंड नंबर पे है, और शोल्डर्स में ये थर्ड नंबर पे, यानी कि कहीं भी साउंड वॉवल की हो सकती है एशोनेंस में। ओके, राइम स्कीम कौन सी है? ए बी ए सी। जैसे कि अमेंडा, अमेंडा शुरू वाली लाइन में है तो वहाँ पे ए राइम मैच हुई, फिर स्ट्रेट है, फिर हमने उसको नाम बी दिया, फिर अमेंडा आ गया, उसका हमने नाम लिखा सी, फिर सी मी, ठीक है, और ब्लिसफुली सब में ई की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सी। ओके, मेटाफर। उसके बाद एक नई टर्म इस बार यूज हुई है, मेटाफर। बेटा मेटाफर क्या होता है? एक कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स शेयरिंग एटलीस्ट वन क्वालिटी। कम से कम एक क्वालिटी को शेयर करते हुए हमने क्या करना है? कंपैरिजन करना है। कि उसको समुद्र इतना हरा दिखाई दिया जैसे कि कोई अमराल्ड होता है, यहाँ पे अमराल्ड सी, ठीक है, अमराल्ड का जो कलर है, ग्रीन कलर है, उसकी तुलना किससे की गई? समुद्र से की गई है। ओके, समुद्र के हरे रंग से कंपैरिजन की गई है, तो इसलिए कौन सी डिवाइस हुई यहाँ पे? मेटाफर होती है। तो मेटाफर जैसी ही एक और डिवाइस होती है, वो होती है सिमिली। सिमिली में भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन सिमिली में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है उनके बीच में, ठीक है, और मेटाफर में कम से कम एक सिमिलरिटी है, वो क्या है? ग्रीन कलर की सिमिलरिटी है, और इसीलिए कंपैरिजन किया गया है। उसके बाद हमारा रिपीटेशन है। रिपीटेशन में अमेंडा वर्ड बार बार यूज हो रहा है, इसलिए रिपीटेशन हो गया। इमेजरी मतलब कल्पना, बिल्कुल। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, शांति से तैर रही है, वो मरमेड बनी हुई है। इट मीन्स उसको दिखते ही हमें क्या लगता है कि जैसे एक पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट हो गई है। तो जहाँ पे बाय द यूज ऑफ टू और मोर सेंसेस वी क्रिएट अ पिक्चर इन आवर माइंड, इट इज कॉल्ड ए इमेजरी। अलिट्रेशन आपको बताया था, क्या बताया था? कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द इनिशियल पोजिशन ऑफ द नेबरिंग वर्ड्स। जैसे यहाँ पे एस की साउंड आ रही है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप, एस की साउंड आ रही है, बिल्कुल इनिशियल पोजिशन पे आ रही है, ठीक है, ओके, हाँ जी। उसके बाद एल्यूजन, ये बिल्कुल एक नई टर्म है, एल्यूजन। बेटा एल्यूजन क्या होता है कि जब हम किसी पास्ट कैरेक्टर का, किसी पास्ट प्लेस का रेफरेंस देते हैं, ठीक है, या फिर किसी इमेजिनरी कैरेक्टर का, किसी कहानी के कैरेक्टर का रेफरेंस देते हैं, तो वो एल्यूजन होता है। जैसे कि यहाँ पे मरमेड का एल्यूजन दिया है, जलपरी का एल्यूजन दिया है, जो कि एक इमेजिनरी क्रिएचर होता है। तो यहाँ पे कौन सी डिवाइस हुई? एल्यूजन हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी सी सेकंड स्टैंजा में। देखिए सेकंड स्टैंजा में उसकी मदर उससे फिर पूछती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। तीन बातें पूछी हैं, क्या होमवर्क कर लिया, क्या रूम साफ कर लिया, क्या अपने जूते साफ कर लिए, ठीक है। लेकिन अमेंडा तो बेचारी कोई मतलब नहीं, चुपचाप सिर झुका के बैठी हुई है और सोच रही है। फिर से देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज द थिंकिंग ऑफ द लिसनर है, ये सुनने वाले की थिंकिंग है। और जब भी ऐसे ब्रैकेट में हम बंद करते हैं उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, ओके। हाँ बताऊंगी मैं आपको। आई एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट, अमेंडा कहती काश मैं अनाथ होती, गलियों में घूमती रहती। आई पैटर इन सॉफ्ट डस्ट विद माई हार्श बेयर फिट, तो मैं अपने नंगे धूल भरे पैरों से डस्ट पे, धूल पे पैटर्न बना देती, निशान बना देती। द साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, क्यों? क्योंकि ऐसे माहौल में उसको शांति बहुत पसंद है और आज़ादी उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे। तो उसके इस बिहेवियर को देख करके देखते हैं आगे। वर्ड मीनिंग्स आर देयर। ऑर्फन क्या होता है? जिसके माँ बाप मर जाते हैं। हर्ष का मतलब बिल्कुल शांत होता है, ठीक है। Here the poet says that Amanda's mother is inquiring her about whether she has done her homework or not. यहाँ पे हमारी पोइट पूछती है, कहती है कि अमेंडा की माँ उससे पूछती है क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। She asks whether she has cleaned her room. रूम साफ हो गया। Moreover she also reminded her to clean the shoes also. उसको कहती है जूते भी साफ कर लो। So here we can see that the mother is constantly asking her question. हमने देखा कि लगातार उसकी माँ उससे क्वेश्चन पूछती रहती है, होमवर्क के बारे में, रूम के बारे में, शूज़ के बारे में। लेकिन अमेंडा क्या करती है? ऑन द अदर हैंड अमेंडा इज लिसनिंग टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शन, बट इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रही है, बट क्या करती है? बट शी इमेजिन्स,
लेकिन कल्पना करती रहती है हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन, अपने आप को एक अनाथ समझने की इमेजिनेशन करती है। हु इज़ रोमिंग इन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में भटकती रहती है। दिस मीन्स दैट शी इमेजिन्स इफ शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स शी वुड हैव वॉक्ड फ्रीली इन द स्ट्रीट्स। उसको लगता है कि काश मैं बिना पेरेंट्स की होती तो शायद मैं गलियों में फ्रीली घूम सकती। She would have drawn design on the soft dust with her uncovered feet very quietly. और क्या करती वो, अपने सॉफ्ट पैरों से बिल्कुल चुपचाप शांति से निशान बनाती हुई चलती रहती। सो वी कैन सी दैट शी थिंक्स अपोजिट टू हर मदर, और इसलिए हम देखते हैं कि वो बिल्कुल अपनी माँ के अपोजिट सोचती है। उसकी माँ क्या चाहती है कि अमेंडा बिल्कुल साफ सुथरी बनी रहे, लेकिन अमेंडा तो धूल में खेलना चाहती है, नंगी पैर रहना चाहती है ना। उसकी माँ चाहती है कि वो शूज़ पहने, उसकी माँ चाहती है कि वो शूज़ को बिल्कुल साफ रखे, लेकिन अमेंडा तो धूल में और नंगे पैर घूमना चाहती है। Moreover, she is so fed up of these constant instruction from her mother that she says silence is golden, which means that silence is very crucial and precious. वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है अपनी माँ के इंस्ट्रक्शन से कि वो ये कहती है कि साइलेंस, कि चुप रहना उसके लिए सबसे बड़ा इनाम है। इसका मतलब वो कहना चाहती है कि साइलेंस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस यानी कि कीमती है। शी फर्दर सेज दैट फ्रीडम इज़ स्वीट, वो ये भी कहती है कि फ्रीडम बड़ी ही मीठी होती है, आज़ादी का फल बड़ा ही मीठा होता है। इसका मतलब उसने कभी भी अपनी फ्रीडम को महसूस नहीं किया है। कब? जब उसकी माँ उसके साथ होती है। कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है, चलो देखते हैं। सबसे पहले वही है एनाफोरा, यानी कि रिपीटेशन हुई है वर्ड्स की लाइन के स्टार्टिंग में ही। जैसे डिड यू फिनिश से एक लाइन स्टार्ट हुई तो अगली लाइन भी डिड यू टाइडी से ही स्टार्ट हुई है। राइम स्कीम सेम है जैसी पिछली थी, ए टी ए और ई ई। एशोनेंस आपको बताया था, रिपीटिशन ऑफ द वोवल साउंड एनीवेयर इन द नेबरिंग वर्ड्स, जैसे थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज, इन सब में रिपीटिशन ऑफ ओ की है, ठीक है। उसके बाद अमेंडा वर्ड रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे रिपीटेशन हो गया है। मेटाफर, पिछली बार उसने एमराल्ड का कंपैरिजन किया था सी से, इस बार कंपैरिजन किया है साइलेंस का गोल्ड से, ठीक है, कि साइलेंस भी उतनी ही स्वीट है, उतनी कीमती है जितना कि गोल्ड होता है। फ्रीडम इज स्वीट एक और किया गया है, फ्रीडम को उसने स्वीट बताया है, ठीक है, फ्रीडम का स्वीटनेस से उसने कंपैरिजन किया है। स्टैंजा नंबर 3 पे आ जाओ। उसकी माँ उसको और भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देती है, उसको बड़े डोंट्स के बारे में कि क्या क्या तुम्हें करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो क्या कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर यूर एक्ने अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, अपनी पिंपल वाली प्रॉब्लम को याद करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो उसकी माँ कहती है जब मैं तुझसे बात कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तू मेरी तरफ देखे। लेकिन अमेंडा कोई फ़र्क नहीं हो रहा। वो क्या कहती है, आई एम रापुंजल, आई हैव नोट अ केयर। अपने मन में सोचते काश मैं एक रापुंजल होती। रापुंजल कौन है बेटा, रापुंजल इज ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी है वो। हाँ, इमेजिनरी कैरेक्टर है ये, कोई रियलिटी में नहीं है, ठीक है, ये भी एक एल्यूजन है। एल्यूजन का मतलब बताया था ना मैंने अभी अभी कि पास्ट की किसी थिंग का हम क्या देते हैं, उसमें रेफरेंस देते हैं। तो रापुंजल एक प्रिंसेस थे जिसके बड़े लंबे गोल्डन हेयर थे। एक विच ने उसको कैद कर लिया था, एक जादूगरनी ने उसको कैद कर लिया एक टावर में, ठीक है। और रापुंजल क्या करती थी, अपने लंबे बालों को टावर से नीचे लटका के रखती थी ताकि जब भी वो विच आए उसको पकड़ के और ऊपर चढ़ जाए। एक दिन एक प्रिंस उन बालों को पकड़ के ऊपर आ गया और उसको आज़ाद करा के ले गया। तो हमारी अमेंडा भी सोचती है कि काश मैं रापुंजल होती, ठीक है, लेकिन मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं कर लेती, ना ही मैं रापुंजल की तरह अपने बालों को नीचे लटकाती कि कोई भी आए और ऊपर चढ़ाए, क्योंकि मैं फ्रीडम चाहती हूँ। मैं तो उस जो लंबा सा टावर है उसके अंदर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो टावर के अंदर की लाइफ है वो कैसी है, बड़ी ट्रांकिल है, बड़ी रेयर है, बड़ी ही शांत है, बड़ी ही दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं लटकाऊंगी। क्यों नहीं लटकाऊंगी, क्योंकि मुझे बाहर ही नहीं निकलना, क्योंकि मुझे तो आज़ादी चाहिए, मैं तो अकेला रहना चाहती हूँ, मैं तो बड़ी शांत रहना चाहती हूँ। क्यों, क्योंकि शी हैज़ नाउ फेड अप विद ऑल दैट नैगिंग डन बाय हर मदर। एक्ने क्या होती है, एक्ने होती है बेटा पिंपल्स। रापुंजल अभी आपको बताया था फेरी टेल में, ठीक है, जो कि ब्रदर्स ग्रिम ने लिखी है, उसकी लिखी हुई एक कहानी में एक कैरेक्टर है। ट्रांकिल, कामनेस, क्वाइटनेस होती है, शांति होती है। रेयर का मतलब बड़ी ही अनकॉमन होती है। तो अमेंडा की मदर इज डिसअलाउिंग हर टू ईट चॉकलेट,
उसको मना कर रही है कि चॉकलेट नहीं खानी है तूने। शी रिमाइंड्स हर ऑफ द पिंपल्स दैट अमेंडा फेसेस ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स। वो रिमाइंड कराती है उसको उसके पिंपल के बारे में जो कि अमेंडा फेस करती है चॉकलेट खाने के बाद। लास्ट में वो अमेंडा को डांटती है फॉर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू व्हाट हर मदर सेज। वो कहती है अमेंडा को कि बेटा तू मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रही हो, इसलिए उसको डांटती है वो। और इसी समय पे अमेंडा इमेजिन करती है कि वो एक रापुंजल होती। रापुंजल मैंने आपको बता ही दिया, एक कैरेक्टर थी जो कि अपने लंबे बालों को टावर से नीचे लटकाती थी और एक दिन प्रिंस उन बालों को पकड़ के ऊपर चढ़ाता है, उसको आज़ाद कराता है। लेकिन क्योंकि अमेंडा डोंट वांट टू बी फ्री, दैट्स व्हाई शी विल नॉट डू लाइक रापुंजल। शी विल नॉट लेट हर हेयर डाउन, ठीक है, बिकॉज शी लव्ड द लाइफ ऑफ पीस। That's why she want to remain in that tower. She thinks she will be free and live in a peaceful life. By doing so, she thought that she would be free and she would live a peaceful life. इस तरह से रापुंजल सोचती रहती है। She also confirms to herself that she will never let her hair down to anyone so that nobody could come to her in a tower. वो ये भी कहते हैं बालों को बिल्कुल नहीं नीचे लटकाएगी। क्यों? क्योंकि पकड़ के कोई ऊपर ना आ जाए, उसकी आज़ादी को, उसकी शांति को कोई भंग ना कर पाए। तो क्या क्या लिटरेरी डिवाइस यूज हुई हैं? सबसे पहले अलूजन, मैंने आपको पहले ही कहा है, अलूजन पास्ट से रेफरेंस दिया जाता है कैरेक्टर का, प्लेस का, थिंग्स का, ठीक है। तो यहाँ पे रापुंजल का दिया गया है रेफरेंस, तो इसलिए अलूजन हो गया। राइम स्कीम सेम है, AAFAGGG। एसोनेंस आपको बताया था, रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड एनीवेयर इन नेबरिंग वर्ड्स, जैसे कि विल यू स्पीक, लुक एट मी एंड व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। ई और ओ की साउंड यहाँ पे रिपीट हो रही है। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस में भी क्या होता है, रिपीटेड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड नॉट एट द इनिशियल पोजिशन बट एनीवेयर इन द नेबरिंग वर्ड्स, ठीक है। जैसे आई एम रापुंजल, आई एम नॉट अ केयर ब्राइट हेयर, यहाँ पे ऐसे रिपीटेशन, अमेंडा वर्ड बार बार यूज हो रहा है। स्टैंजा 4 में देखिए, अब उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आता है कि कुछ कह ही रही, मैं इतनी देर से इंस्ट्रक्शन दिए जा रही हूँ और अमेंडा का कोई रिएक्शन नहीं है। तो वो क्या कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अमेंडा एकदम से मुंह फुलाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ही ऐसे गुस्से में रहती हो। अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्ड एट यू अमेंडा। उसकी माँ कहती है अगर तुम ऐसी ही रहोगी तो हर कोई सोचेगा मैं तो हमेशा टोका टाकी करती रहती हूँ। तो सल्किंग का देखिए वर्ड मीनिंग देखिए, सल्किंग का मतलब इन ए वेरी बैड मूड, ठीक है। मूडी का मतलब अनस्टेबल पोजीशन में, मतलब मुंह फुला के बैठा रहना। नेग्ड का मतलब हैरेश करना, परेशान करना, टोका टाकी करते रहना। सो नाउ अमेंडा's मदर फेड अप विद हर साइलेंस एंड शी नाउ वॉर्न्स हर फॉर हर बिहेविंग इन अ वेरी ओड मैनर। चेतावनी देती है कि तू ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। शी आस्क हर टू स्टॉप बीइंग इन अ बैड मूड। वो कहते हैं इतना बुरा मूड बना के मत बैठी रहे। उसको ये भी ब्लेम करती है कि अगर तुम ऐसे ही मुंह फुला के बैठी रहोगी, ठीक है, तो लोग क्या सोचेंगे, दैट एवरी टाइम आई नेग एट यू, कि मैं तुम्हें क्या करती रहती हूँ, टोका टाकी करती रहती हूँ। She also scolds her by saying that her behavior will one day make people think that Amanda was constantly being harassed by her mother. वो कहती है अगर ऐसे ही मुंह बना के बैठोगे तो लोग सोचेंगे कि अमेंडा की माँ तो लगातार उसको परेशान करती रहती है, ठीक है, उसकी तकलीफें बढ़ाती रहती हैं। सो हियर वी कैन से दैट दो अमेंडा इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर ऑन एवरी स्मॉल थिंग, हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि अमेंडा की माँ जो हर बात उसको, छोटी छोटी बातों पे उसको पॉइंट आउट करती है, उसको ताने मारती रहती है, सुनाती रहती है, बट शी कैन नॉट रिएक्ट टू दिस। लेकिन वो इसके लिए रिएक्शन नहीं चाहती कि बेशक चाहे मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ अमेंडा, तुम्हें प्यार से मेरी बातों को सुनते रहना है, यानी कि रिएक्शन नहीं करना। दिस इज इम्पॉसिबल, है ना। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑल्सो द फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड वी रिएक्ट एवरी टाइम। हम रिएक्ट करते रहते हैं, बुरा लगता है तो बुरा रिएक्ट करते हैं, अच्छा लगता है तो अच्छा रिएक्ट करते हैं, है ना, यही तो ह्यूमन ट्रेड है। लेकिन उसकी माँ चाहती है कि बेटा मैं तुम्हें जो भी कहूँ चुपचाप मेरी बातों को सुनते रहो। If she reacts towards this by getting emotional, her mother takes this against her sense of pride and scolds her. अगर अमेंडा रिएक्ट करती है, ठीक है, मुंह फुलाती है, नाराज़ हो जाती है, इमोशनल हो जाती है, तो उसकी माँ क्या कहती है, तो उसकी माँ सोचती है कि ये तो घमंडी लड़की है, कि ये तो जो है ना मतलब एक सेंस ऑफ प्राइड क्रिएट करती है कि ये तो घमंडी लड़की मेरी बातें सुनती नहीं है। वो उसको डांटती रहती है कि तूने प्रॉपर बिहेव करना है, ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे कि अमेंडा की माँ तो बड़ी डोमिनेटिंग लेडी है जो अपने बच्चों पे हमेशा राज चलाती रहती है, ठीक है।
लिटरेरी डिवाइस कौन सी है? अलिट्रेशन सबसे पहले, हाँ अलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द नेबरिंग वर्ड्स, जैसे स्टॉप दैट सल्किंग, ऐसे साउंड की रिपीटेशन हो रही है ना। और रिपीटेशन क्या होता है? कोई एक वर्ड, कोई एक फ्रेज रिपीट होता है, जैसे अमेंडा वर्ड पूरी पोएम में बार बार आ रहा है। टाइम स्कीम AAHA, ठीक है। So in this way we have complete all the explanation and literary device in our poem. I think you understand all the things. Still if you have doubt then ask me. Thank you very much. Have a